शर्मा जी, चीन का एक डेलीगेशन आता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चुपचाप मीटिंग होती है, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? एक तरफ चीन को लाल आंखें दिखाने की बात की गई थी, एक तरफ चुपचाप मीटिंगें हो रही हैं। वही वाली बात, इसी कहते हैं दोगली नीति। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमारे दिल्ली में पहले बहुत सारे गिरगिट पाए जाते थे, वो अचानक से सारे गिरगिट खत्म हो गए। लोगों के घरों में, अड़ोस में, पड़ोस में, लोगों के घर में पेड़ पौधे हुआ करते थे, गिरगिट अक्सर घूमते हुए आपको मिल जाया करते थे, देखने में मिलते थे। लेकिन अब वो हालत क्या हो गई कि पूरी दिल्ली में जो है गिरगिट गायब है। और वो सारे गिरगिट कहाँ मिलते हैं? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, भाजपा के ऑफिस में। तमाम गिरगिट को भी इन्होंने रंग बदलने में पीछे छोड़ दिया। एक तरफ चीन को लाल आंखें दिखाने की बात हो रही थी और आज उसी चीन के प्रतिनिधिमंडल के लिए लाल कारपेट बिछाए जा रहे हैं। क्यों और क्या उनसे गुप्त मीटिंगें हो रही है जो देश को जानने का अधिकार है पूरी तरह? जब एक आप पुराने फोटो का इस्तेमाल करके बार बार एमओयू साइन करा, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने चीन के साथ एमओयू साइन करा, जबकि वो एक सिंपल वो थी मीटिंग, उसमें कुछ भी नहीं था और सबके सामने फोटोज आई, सबके सामने। आज आप कौन से एमओयू साइन कर रहे हो अंदर बैठ के? पर्दे के पीछे आज आपकी कौन सी रणनीति काम कर रही है? ये वही चीन है जिसने 2019 में हमारे गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद कर दिए थे और उसके बाद उनसे बदला किस तरह से लिया था? ना आया है ना कोई घुसा है, चीन में से कोई नहीं आया, चीन से कोई नहीं घुसा। और उसके बाद जो है टिकटॉक ऐप बैन करके और उसके बाद बदला पूरा मान लिया गया था। और उसके बाद जो है हमारे उन्होंने चीन ने 2019 के बाद हमारी जो है वहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो भी रोक दी गई थी। लगातार हमने जब सवाल उठाया, लगातार हमने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को आगाह करा, तब लोगों ने प्रेशर बनाया, तब जाके इस साल से वो चीन में शुरू हुई है यात्रा। तो देखना यही पड़ेगा कि ये एक तरफ तो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, उधर अमेरिका से ठुड बड़ा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठुड बड़ा। तो आज आपके चीन की गोद में जाके बैठ के जब चीन ने लाल आंखें दिखानी शुरू करी थी तो अमेरिका जाने के पहुंच गए थे कि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती है, शी जिनपिंग को लाल आंखें दिखाएंगे, शी जिनपिंग को हम टाइट करेंगे। अमेरिका ने 500% टैरिफ थोपने की घोषणा करते ही आके चीन की गोद में बैठ गए। हो गया आप भाई साहब? अभी आपने एक उनकी यात्रा में देखा होगा ना, डमरू बजा रहे हैं, डन 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 डमरू जो बजा रहे हैं, ये वही डमरू है। बिल्कुल बिल्कुल, इधर से भी डमरू वो चीन बजा रहा है, उधर से डमरू वो बजा रहा है, चाइना बजा रहा है, उधर से डमरू अमेरिका बजा रहा है। अपनी तो कोई विदेश नीति नाम की चीज ही इनके के पास नहीं बची है। दिखा क्या रहे हैं देश को? दे क्या रहे हैं? डमरू। या फिर दूसरी चीज क्या दे रहे हैं देश को? घंटा। सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड हो गए अभी, तीसरी चीज इन लोगों के पास कुछ नहीं है। अस्थिर विदेश नीति की बात की आपने, ये बात सही है कि ये सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी कि जब ट्रंप को कभी दोस्त बताते हैं अपना, फिर जिनपिंग को दोस्त बताने लगते हैं। ट्रंप के लिए तो बकायदा इस देश में अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो मोदी जी ने ही कही थी बात, मोदी जी के कहे अनुसार ही उन्होंने कहा था। अब की बार ट्रंप सरकार और मोदी जी के चेले चपाटों ने, कितने सारों ने ट्रंप को सामने रख के फोटो लगा के उसके दूध से नहला धुला के उसकी यज्ञ करे थे, उसके लिए हवन करे थे। अब की बार ट्रंप सरकार बननी चाहिए, मजाक बना के रख दिया। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो, हर चीज आपके पीछे है, 14 लाख से ज्यादा की सेना आपके पीछे है, 140 करोड़ लोगों का जन समर्थन आपके साथ है। अगर ये देश के ऊपर बात आती है, एक एक बच्चा देश के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन आपकी हिम्मत कहाँ है? आपकी हिम्मत डमरू बजाने में। सिर्फ आप डमरू बजा रहे हो। डमरू बजाने में भी आपने इनका देखा भी, सोमनाथ मंदिर का कितना बड़ा ड्रामा था। जिस गाड़ी में जा रहे हैं वहाँ पे भगवान की एक भी तस्वीर नहीं है, इधर भी अपनी तस्वीर, इधर भी अपनी तस्वीर, इधर भी अपनी तस्वीर, पीछे भी अपनी तस्वीर। अरे भगवान को तो तस्वीर लगा दो। वही हालत इनकी अपने ही पार्टी के लोगों के साथ भी अगर इनका देखा जाए व्यवहार। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अटल कैंटीन खोली थी, अटल कैंटीन के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, किसी भी अटल कैंटीन के बोर्ड पे कहीं भी अटल जी की तस्वीर ही नहीं है। अटल जी के नाम पे कैंटीन खोल दी है लेकिन तस्वीर उनकी नहीं है, सिर्फ अपना पीआर करना है और वो करना है। आज वही चीन के साथ देख रहे हैं तमाम देश। अभी थोड़े दिन पहले तक भी अभी चला रहे थे, चीन के सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीन को हम आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे ताकि सरहद पे हमारे जवान सुरक्षित रह सकें। हम चीन की राखी नहीं बांधेंगे ताकि सरहद पे हमारे जवान खड़े रह के सुरक्षित रहे। आज वही चीन है, लगातार उसने कश्मीर घाटी के शख्सगांव जिले को जो है उसको भी उसने अपना घोषित करना शुरू कर दिया। इससे पहले वो लगातार अरुणाचल प्रदेश में दखलंदाजी कर ही चुका है, लेह लद्दाख में दखलंदाजी कर ही चुका है। लेकिन उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए बंद कमरे में, बंद पर्दे के पीछे मीटिंगें हो रही हैं चीन के अधिकारियों के साथ। क्या मीटिंग कर रहे हो भाई आप? किस तरह की सेटिंग कर रहे हो? क्या आप अपने लिए नया एक लॉबिंग तैयार कर रहे हो? क्या जय शाह को वहाँ सेट करने की कोशिश चल रही है? क्या फिर वो अडानी अंबानी के लिए कोई नया कॉरिडोर नियुक्त करने की कोशिश कर रही है? और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अडानी अंबानी के लिए फिर से इन्होंने नए द्वार खोल दिए। चीन को जो प्रतिबंध लगाए गए थे 5 साल पहले हमले के बाद, वो आज चीन को प्रतिबंध दोबारा खोल दिए गए। अब चीन हमारे सरकारी जो है टेंडर है, जो 600 करोड़ से ऊपर के जितने भी टेंडर उनमें सब में बिड भर सकता है और वो आज उसे काम करने की परमिशन भारत में दी जाएगी। कोरोना से पहले भी चीन ने पीएम केयर फंड में कई जो उनकी कंपनियां थी उन्होंने दान दिया था। बिल्कुल भी चर्चा उठी है, दान आ जाए कहीं से भी आ जाए। तो मोदी जी ने खुद कहा है पैसा आना चाहिए, स्टार्टअप शुरू करो, पैसा कहीं से भी लाओ, लाल है काला है पीला, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ये वही मोदी जी है जो 2014 में हवाला दे के आए थे कि हाँ मैं काला धन वापस ले आऊंगा, मैं काला धन बंद कर दूंगा। और 2016 में जो नोटबंदी करी गई थी वो यही बात कह के करी गई थी कि नोटबंदी इसलिए करी जा रही है ताकि काला धन निकाला जा सके और विदेशों में जितना काला धन जमा है वो वापस लेके आऊंगा। आज उन्हीं मोदी जी के बयान है कि हाँ धन काला हो पीला हो नीला हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टअप शुरू करिए, स्टार्टअप शुरू करिए। आज वो काला धन नहीं रहा।
एक तरफ आप जो बीजेपी वाले वो कहते हैं कि चीनी लाइटें मत खरीदो दीपावली पे, लेकिन अभी चीनी कंपनियों पे इस तरीके से निर्भर हैं कि उनके कई सारे पार्ट्स हैं, अभी अगर वो बंद कर देती हैं तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल है। हमारे यहाँ दरअसल दिक्कत क्या है, आम आदमी को तो कह दिया जाता है, ये वो वाले अभिभावक हैं जो अपने बच्चे को कहते हैं बेटा सिगरेट मत पीना, लेकिन खुद ने सिगरेट भी पीनी है, गुटखा भी खाना है, दारू भी पीनी है, हुक्के के गुड़गुड़ाना भी है और अफीम भी खानी है, हर तरह का काम करना है, लेकिन बेटे को नहीं बेटा तूने सिगरेट पियो, तेरे लिए ये बुरी है, लेकिन उसके लिए बुरी नहीं है जो खुद कर रहा है। तो वही हाल है, छोटी छोटी लाइटें आती हैं दिवाली पे, एक लोग खरीदते हैं, खुशी मनाते हैं अपनी घर रोशन करके, उनके लिए बैन लगा देंगे। और उसके बावजूद बैन लगाने के बावजूद सबसे ज़्यादा लाइटें आपकी उस पर कार्यालय पे लगी होती है। बीजेपी कार्यालय सारा का सारा चाइनीज लड़ियों से सजा हुआ होता है, सारे कार्यालय देश भर के उसी चाइनीज लड़ी से सजे होते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बैन है। आम आदमी मत खरीदे, हम खरीदेंगे, तुम मत खरीदना। बस वही वाली दोगली नीति। मैंने कहा ना कि देश में और दिल्ली में तो गिरगिट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आज वो गिरगिट सारे के सारे भाजपा कार्यालय में आपको मिल जाएंगे लगातार। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश से जो आते हैं रोहिंग्या, उनका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी की वजह से फेंसिंग नहीं लग पा रही है। कितना झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री होने के बावजूद इतना बड़ा झूठ। एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी बॉर्डर का जो इलाका है, कोई भी बॉर्डर का जो राज्य है जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़ते हैं, उस इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जो 10 किलोमीटर का एरिया होता है वो बीएसएफ के अंडर में होता है। उस 10 किलोमीटर के अंदर में बीएसएफ अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकता है, आप उस पर रोक टोक नहीं लगा सकते। सुरक्षा की दृष्टि से जायज है कि ममता बनर्जी जगह नहीं उपलब्ध करा रही। ममता बनर्जी कौन होती है इस चीज को रोकने वाली? वो रोक ही नहीं सकती। अगर बीएसएफ कहेगा मैं बॉर्डर में फेंसिंग लगानी है, ममता बनर्जी ऐसा नहीं है कि वो बीएसएफ वाले जगह मांगेंगे उनसे, बिल्कुल नहीं। उनके पास ही अधिकार है कि बॉर्डर को रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फेंसिंग भी लगा सकते हैं, कटीले बाड़ भी लगा सकते हैं, वहाँ पे खाए खोद सकते हैं, गड्ढे खोद सकते हैं, जो भी उन्हें जायज लगेगा वो कर सकते हैं। लेकिन पूरे देश के सामने झूठ बोला जा रहा है। और जिन रोहिंग्यों की बात उठाया करते हैं बार बार 2022 में इन्हीं के मंत्री जो है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री आज भी हैं, वो हरदीप पुरी साहब, वो क्या कहते हैं, हम रोहिंग्याओं को बक्करवाला में EWS के फ्लैट देंगे और उन्हें तमाम मूलभूत सुविधाएं देंगे। ये उनके वचन थे, ये उनके बयान थे। और उसके बाद इन्होंने रोहिंग्या को बसाने का काम तो यही करा। और रोहिंग्या को निकालना है, निकालिए, अच्छी बात है, हम साथ देते हैं, हम समर्थन करते हैं। लेकिन रोहिंग्या के हैं कहाँ? दिल्ली में इन्होंने 1,57,00,000 वोटर में से ऐसा प्रचारित कर दिया कि पूरी दिल्ली रोहिंग्या से भरी पड़ी है। और जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव चली, सिर्फ 350 लोग चिन्हित हुए जो संदेहास्पद थे। उन संदेहास्पद में मात्र 14 लोग जो है वो वास्तविक रूप से बांग्लादेशी पाए गए। उनमें से भी एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, जिसे बांग्लादेश भेज दिया गया था। उसके जो है डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे वापस लेके आओ। यानी बचे कितने? गिनती है 13। क्या वो 13 लोग पूरी सरकार बनाने का मादा रखते हैं? यही हाल इनका झारखंड में था। झारखंड में चुनाव थे, हम झारखंड को घुसपैठ से मुक्त करेंगे। जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर को। अब बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे तो पश्चिम बंगाल को घुसपैठ से मुक्त करेंगे। अरे घुसपैठ से मुक्त करना तो आपका काम ही है। जिस राज्य में चुनाव हो उसी राज्य में आपकी ड्राइव क्यों चलती है? जिस राज्य में चुनाव नहीं है, जिस राज्य में चुनाव खत्म हो चुके हैं, वहां से आपने क्या करा? आज पूरी दिल्ली में कहीं को चल रहा है बांग्लादेशी को चिन्हित करने का? नहीं चल रहा। यूपी में चल रहा है? नहीं चल रहा। यूपी में चल किस तरह से रहा है कि यूपी के पुलिस वाले मोबाइल लेके पीठ पे लगा के कह रहे हैं अरे ये तो तेरे को बांग्लादेशी दिखा रहा है। कितनी बढ़िया डिवाइस उन्होंने इन्वेंट करी, कितना शानदार सॉफ्टवेयर इन्वेंट करा है। पुलिस वालों की तमाम वीडियो वायरल हुई है, तब वो थोड़े से बैकफुट पे आए। तो ये हालत हो रखी है। ममता बनर्जी ने अमित शाह को चैलेंज करते हुए ये भी कहा, जो उन्होंने ईडी ग्रेड की बात कहा था कि नोटी जो है गृह मंत्री हैं। बिल्कुल, और क्या है इसके अलावा? है क्या वो नोटी गृह मंत्री हैं? उन्होंने हर टाइम यही काम ऐसे करने होते हैं कि जिससे जनता के बीच में संदेश क्या जाता है। आप ठोस बातें करो, जनता आपके साथ है, लेकिन आप बातें कैसे करते हो? बिल्कुल उथली, बिल्कुल हल्की। अब आप पीछे पैटर्न देख लीजिए। झारखंड में चुनाव थे, उससे पहले हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाला गया। दिल्ली में चुनाव थे, केजरीवाल सरकार के कितने सारे मंत्री संत्रियों को जेल में डाला गया। जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसी में 3 या 4-5 महीने पहले ईडी और आईटी इनकी सक्रिय हो जाती है। लोकसभा के चुनाव थे, ईडी ने राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को बुला लिया पूछताछ के लिए। उसके बाद बाकायदा कांग्रेस के खाते ही सील कर दिए गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे करके, जबकि वो जानते थे कि 10 साल से पुराना मामला जो होता है वो दब जाता है, उसे नहीं उठाया जाता। विशेष परिस्थितियों में भी 14 साल की लिमिट है, लेकिन वो मामला 14 साल से भी पुराना था। उसके बावजूद उस मामले का हवाला देके जो है उनको जो है खाते उनके बंद करा दिए। 1 महीने तक परेशान रखा। पता था कि अपील जाएगी, अपील होगी, उस पर फैसला होगा, सुनवाई होगी और खोलना तो पड़ेगा, लेकिन परेशान करने की तो पूरी कोशिश करेगी। वही चीज़ आज ये पश्चिम बंगाल में उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज ये SIR के बहाने, ईडी के बहाने, आईटी के बहाने, CBI के बहाने, लगातार तमाम हर राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ का हिंदू खतरे में आ जाता है। वहीं वहाँ पे सारे करप्शन के मामले उठ जाते हैं। तो यही वो करप्शन की बात करते हैं। जब शुभेंदु अधिकारी उसमें था, TMC में, तृणमूल कांग्रेस में था, तब वो करप्ट था, लेकिन जैसे उसने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी, आज वो बिल्कुल उजला
अंश है, बिल्कुल उसके चरित्र पे एक भी दाग नहीं है। ये वही ईडी और आईटी का कमाल है जो छगन भुजबल की 175 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस लौटा देती है, ये कह के कि हमें तो हमारी तो फाइल ही खो गई, इनके खिलाफ हम जो मुकदमा चला रहे थे उसकी फाइल ही हमसे खो गई, इसलिए अब आगे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और मुकदमा बंद करा के और 175 करोड़ की संपत्ति उसे वापस दे दी गई। एनडीटीवी जब से अडानी समूह ने उसे एक्वायर किया है, आपने देखा होगा कि कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जो राज ठाकरे हैं वहाँ पर बयान देने लगे जैसे ही अडानी के खिलाफ, तो वहाँ पर लाइव फीड कट कर दी गई एनडीटीवी की। यही है मीडिया के यही हाल होने वाला है। मीडिया है का मीडिया पत्रकार थोड़ी बचे आज की डेट में। मीडिया और ये जो गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, सारी दुनिया आज की डेट में उसे गोदी मीडिया कह रही है। पत्रकार तो बचे ही नहीं, वो अब सब हो गए पत्तलकार। उनके आगे पत्तल बिछ जाती है, उस पत्तल पे उन्हें परोस दिया जाता है, उनके लिए दाना डाल दिया जाता है, उस दाने को चुगते हैं और मोदी 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 करते हैं। लाइव चल रही है फीड, उन्हें पता है कि जैसी आरोप लगे फौरन काट दिया। और ये एक जगह की बात थोड़ी है, तो सब जगह की बात है। किसी भी प्रोग्राम को आप उठा के देख लीजिए, जहाँ बीजेपी वाले कमजोर पड़ने लग जाते हैं वहीं से या तो वो कट कर देंगे या उनका एंकर माइक लेके भागना शुरू हो जाता है। और हमेशा आपने देखा होगा तमाम टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का एक एंकर जो प्रवक्ता होगा, समाजवादी का एक प्रवक्ता होगा, लेकिन एक बीजेपी का प्रवक्ता होगा, प्लस उसके साथ एंकर जो है वो बीजेपी का प्रवक्ता बन के काम करता है। उसके अलावा 2 या 3 इन्होंने राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे लोग बुला रखे होते हैं, बैठा रखे होते हैं, या वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे बैठा, वो हमेशा बीजेपी कर रहे होते हैं। वो असल में राजनीतिक विश्लेषक नहीं होते, वो होते हैं बीजेपी चुश्लेषक, जो बीजेपी को चूसने वाले हैं, वो उनका काम होता है। वो कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़ा करेंगे, वो समाजवादी को कटघरे में खड़ा करेंगे, या वो आम आदमी को कटघरे में खड़ा, लेकिन बीजेपी को वो राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा करते, चाहे कोई भी मसला आ जाए। आप भी कई कार्यक्रमों में जाते हैं मिनिस्ट्री मीडिया के, आपको लगता है वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलती है? बिल्कुल, हमारे ताजे प्रोग्राम की अभी पिछले शनिवार की मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा। अभी ये न्यूज़ 18 जो अडानी का ही चैनल है उस पर मैं गया था, और जैसे ही मैंने बीजेपी के उसके बलात्कारी नेताओं की लिस्ट खोलनी शुरू करी, एंकर साहब माइक लेके भाग गए। उन्होंने सुनना गवारा नहीं करा कि हाँ ये लिस्ट, जैसी मैंने 2 या 3 ही नाम बोले थे, 2 या 3 नाम में ही वो हिट विकेट हो गए और लेके दौड़ गए। और उसके बाद वहाँ पे जो आते हैं वो सारे, एक तो बीजेपी का प्रवक्ता वो, उसके बाद 2 या 3 वहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे जो लोग आते हैं वो, और साथ में एंकर साहब, 4 या 5 लोग इकट्ठे होकर एक तरफ हो जाते हैं और साथ में अपनी पब्लिक खड़ा करके रखते हैं और हमारी आवाज़ दबाने का काम करते हैं।